नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे हर घर आयुर्वेद की। धन्वंतरि जयंती के अवसर पर आयुर्वेद को केंद्र में रखकर जन जागरूकता अभियान चलाया गया देश में। इस अभियान के तहत हर दिन हर घर आयुर्वेद को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई। आयुष मंत्रालय भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से इस अभियान को उसने चलाया ताकि देश के प्रत्येक व्यक्ति को भारत की इस चिकित्सा पद्धति से अवगत कराया जा सके। हर दिन हर घर आयुर्वेद का लक्ष्य आयुर्वेद को हर घर में ले जाना और स्वस्थ भारत से स्वस्थ दुनिया की ओर के सपने को, लक्ष्य को साकार करना है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आयुर्वेद से जुड़े विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान जामनगर के निदेशक प्रोफेसर अनूप ठक्कर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। हम बात करेंगे अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान दिल्ली के डीन प्रोफेसर महेश व्यास जी से। महेश जी, आपका भी स्वागत है। और आयुर्वेद जी और आयुर्वेद के भविष्य को समझने की कोशिश करेंगे वरिष्ठ आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर अनुराग विजय वर्गीय जी से। अनुराग जी, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। शुरुआत प्रोफेसर अनूप जी मैं आपसे करूंगा। हर दिन हर घर आयुर्वेद एक बड़ा अभियान देश में चला। आप कैसे देखते हैं, खासतौर से जब हम धन्वंतरि जी की बात करते हैं तो आयुर्वेद का भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की जो स्थिति है इस देश में, उसे आप कैसे देखते हैं? क्या कहना है आपका? ये इस बार हर दिन हर घर आयुर्वेद अभियान चलाने का मकसद यही था कि हम आयुर्वेद का भारत में तो हर घर में प्रैक्टिकली उपयोग तो हो ही रहा है। हमारे हर आहार में, हमारे व्यवहार में, हमारे त्योहारों में, हमारे बाकी सब विहार में भी हम आयुर्वेद का उपयोग कर ही रहे हैं, पर हमें पता नहीं है बहुत बार। और उसका साइंटिफिक कारण क्या है, वैज्ञानिक कारण क्या है ये करने का, ये भी पता नहीं है। तो लोगों को इस बात से अवगत कराया जाए कि आप जो विधाओं का उपयोग कर रहे हैं वो कितनी वैज्ञानिक है और उसका आपके दैनिक जीवन में क्या लाभ है, आपके स्वास्थ्य को बनाए रखने में इसका क्या महत्व है और इससे आपके और आपके परिवार को आप कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। अगर ये परंपराओं का और आयुर्वेद की विधाओं का उपयोग हर दिन किया जाए तो हम कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं और रोगों को कैसे दूर रख सकते हैं, ये समझाने का मकसद। और दूसरा मकसद ये भी है कि अगर छोटी मोटी चीजें भी आपको अगर थोड़ा सा व्याधित हो गए कहीं सीजनल चेंज से या ऐसे, तो आपके ही घर में बहुत सारी ऐसी चीजें उपलब्ध हैं कि जिससे आप तुरंत स्वास्थ्य प्राप्ति कर सकते हैं। आप आपके थोड़े आहार में चेंज करके या उस प्रकार का आहार लेके और खान पान में बदलाव करके, लाइफस्टाइल में बदलाव करके आयुर्वेद की मदद से आप अपने स्वास्थ्य को कैसे अच्छा रख सकते हैं, ये प्रचार प्रसार करने का और लोगों को इससे अवगत करवाने का मकसद था। और खास करके युवा वर्ग, हमारे सीनियर सिटीजन्स और लोगों के मनोस्वास्थ्य के ऊपर इस बार बहुत अच्छे तरीके से फोकस किया गया, जिससे वो आयुर्वेद से इसमें कैसे लाभ प्राप्त कर सके। ये इस दिन के आयुर्वेद दिन का महत्व था। महत्तम से महत्तम लोगों तक कैसे पहुंचा जाए, ये उद्देश्य था आयुष मंत्रालय का इस बार ये आयुर्वेद दिन पे। बिल्कुल। प्रोफेसर महेश व्यास जी, आयुर्वेद भारत की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। आजादी के बाद अगर स्थिति को देखा जाए तो आयुर्वेद कहीं धीरे धीरे पीछे छूटता चला गया और एलोपैथी हावी होती गई। आज स्थिति यह है कि आयुर्वेद का प्रचार प्रसार बहुत हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पिछले 6-7 वर्षों में कोई बदलाव नहीं आया है, बदलाव आया है, लेकिन उसके बावजूद आयुर्वेद को जो सम्मान मिलना चाहिए था देश में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, क्या वो मिल पाया है? नहीं मिल पाया है तो क्यों नहीं मिल पाया और कैसे मिलेगा? देखिए, अभी भारत सरकार के माध्यम से पूरे देश में आयुर्वेद को प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है। आयुर्वेद का साइंटिफिक जो एक एंगल है, अभी तक लोग केवल ये मानते थे कि आयुर्वेद को कि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का चिकित्सा वो है, या फिर जो पारंपरिक रूप से जो लोग जानते हैं उसको आयुर्वेद कहते हैं। लेकिन आज आयुर्वेद सभी अनुसंधानों के आधार पर
अपने परिणामों को स्थापित कर रहा है। और न केवल भारत, पूरा विश्व आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति के जो परिणाम है जी। उनको स्वीकार कर रहा है। और इनको हमने कोरोना काल में भी आयुर्वेद की जो चिकित्सा है उसके परिणाम को सभी जगह देखा है। और इन्हीं चीजों को ध्येन में रखते हुए कि आयुर्वेद को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए जन संदेश, जन भागीदारी और जन आंदोलन, इन तीन मुख्य ध्येय को लेकर के इस बार का ये आयुर्वेद दिवस जो है मनाया जा रहा है। और इसमें पूरे भारतवर्ष में अभी जो हमारी एक वेबसाइट बनाई है www.ayurvedday.in, उसके ऊपर हमने सारे इंग्रेडिएंट्स कि किस प्रकार से हम आयुर्वेद के नित्य जीवन में, आहार में, हमारे दिनचर्या में, ऋतुचर्या में आयुर्वेद का प्रयोग कैसे करें, अगर हम स्वस्थ हैं तो उस स्वस्थता बने रहें उसके लिए किन चीजों का पालन करना है, अगर कोई व्यक्ति को कोई डिजीज है तो उसमें किस प्रकार से आयुर्वेद की चिकित्सा का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से हर एक व्यक्ति को अवेयर करना जी। इस आयुर्वेद दिवस का मुख्य उद्देश्य कि हर व्यक्ति आयुर्वेद के प्रभाव को जाने, आयुर्वेद के परिणामों को जाने। और इसके लिए इस वेबसाइट के ऊपर हमने इंग्रेडिएंट रखे और पिछले मात्र 6-7 दिन में अगर आप देखें तो 48 लाख जो ये आंकड़ा अभी तक पहुंच चुका है 48 लाख का। और अभी मंत्रालय ने 2 दिन पहले कि जो इंग्रेडिएंट रखा अगर लोगों को अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें। तो केवल कल दोपहर में प्रारंभ किया था, अभी तक 26,15,000 लोगों ने इस इंग्रेडिएंट को पढ़ने के बाद में कहा है कि हाँ ये हमारे लिए उपयोगी है, इसके आधार पर हम आयुर्वेद की चिकित्सा का, आयुर्वेद के सिद्धांतों का प्रयोग करके हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो निश्चित रूप से सरकार की तरफ से जो है अब काफी आयुर्वेद को बढ़ावा दिया जा रहा है। अलग अलग संस्थान, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद शुरू किया गया, अभी दिसंबर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद गोवा प्रारंभ होने वाला है। तो कह सकते हैं कि भारत सरकार आयुर्वेद के लिए, अनुसंधान के लिए काफी कुछ बजट दे रही है और बहुत प्रोत्साहन दे रही है। और अब इस दिशा में अच्छा कदम उठाया जा रहा है और आयुर्वेद निश्चित रूप से सब तरफ लोकप्रिय होगा। जी डॉक्टर अनुराग जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं इस पहलू को। आम जनता के साथ आयुर्वेद जुड़े, घर घर आयुर्वेद पहुंचे, यह समन्वय की बात हर बार होती है। धन्वंतरि जयंती जब भी हर साल मनाई जाती है उस पर चर्चा होती है कि आयुर्वेद कैसे लोकप्रिय हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आयुर्वेद लोकप्रिय नहीं हो, चर्चा खूब होती है, लेकिन व्यवहार में आयुर्वेद का उपयोग, इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? जी, आयुर्वेद जो है एक शाश्वत परंपरा है ऋषि मुनियों की, और हमारे लोकमानस में हजारों वर्षों से इसका उपवृंगण होता आ रहा है। अब मैं एक उदाहरण देता हूं। सुबह 3 बजे जागे सो योगी, 4 बजे जागे सो संत, 5 बजे जागे सो महात्मा, 6 बजे जागे सो भगत, बाकी सब ठगत। बहुत छोटी सी बात है। हर दिन हर घर आयुर्वेद ही तो है ये। इसका सरकारीकरण वो अलग विषय है, लेकिन आम आदमी और आयुर्वेद का संबंध चोली और दामन जैसा ही है। आयुर्वेद में कहा है रोज सवेरे जल पिए, भोजन के संग छाछ, दूध पिए, फिर रात को रोग ना आवे पास। आम आदमी इसको जानता है, आम आदमी इसको हजारों साल से फॉलो कर रहा है। और पानी पीना है, सुबह पानी पीना, ब्रह्म मुहूर्त में कैसे पानी पीना है, उसकी महिमा अलग है। तो छोटी छोटी बातें, हरड़ बेड़ा आंवला चौथी डाल गिलोय, पंचम जीरा डालकर निर्मल काया होए, ये यूरिक एसिड का रामबाण नुस्खा है। लोग आज भी आजमा रहे हैं। गिलोय लोगों से दूर नहीं है, लोग इसको जीवन शैली में अपना चुके हैं, पूरी तरह से आत्मसात कर चुके हैं। तो ये छोटी छोटी बातें जिनको कहावतों के माध्यम से आम आदमी हर दिन हर घर आयुर्वेद। अभी शरद पूनम गई थी तो शरद पूनम पर कहा है कि काली मिर्च को पीस कर घी बूरा संग खाए, नेत्र रोग सब दूर हो, गिद्ध दृष्टि हो जाए। तो आई साइट बढ़ाने का नुस्खा है। कहां छुपा हुआ है? आयुर्वेद सब जुड़ा हुआ है। हर आदमी रसोई घर से जुड़ा हुआ है, हल्दी मेथी सौंठ इस सब से जुड़ा हुआ है, आम गृहिणी से जुड़ा हुआ है। और आयुर्वेद हर दिन हर घर आयुर्वेद, ये तो आयुर्वेद तो बिल्कुल लोगों की जड़ों से जुड़ा हुआ है, भारतीयता की जड़ों से। मैं चंद लाइनें बोलना चाहूंगा। नए कमरे में चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है, वो तो हम ही हैं जो थामे हैं गिरती दीवारें, वरना बुजुर्गों की निशानी सलीके से कौन रखता है। अब हमें थोड़े से सलीके से इसको सहेजने की जरूरत है, इसको वैज्ञानिक ढंग से इस पर कार्य करने की आवश्यकता है। तो छोटी छोटी बातों में आयुर्वेद छुपा हुआ है। इसलिए मैं समझता हूं कि आयुर्वेद बिल्कुल चोली और दामन का संबंध है आयुर्वेद का, और इससे आम आदमी से सीधा हर घर में आयुर्वेद है। भारत में ये विषय बहुत ज्यादा प्रासंगिक मुझे नहीं लगता है कि हर दिन हर घर आयुर्वेद जो है उसकी बहुत ज्यादा, क्योंकि आम आदमी तो इससे सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। जी मैंने यही कहा कि आयुर्वेद कहता है जी
जी आयुर्वेद कहता है आयुर्घृते गुणे रोगः नित्यम मृत्यु विदायिषु आरोग्यम कटु तिक्तेषु बलम माशे पयस्तु च। आयुर्वेद ने यह कहा कि घी में उम्र छिपी हुई है, मांस खाए मांस बढ़े, घी खाए खोपड़ी, दूध पिए शक्ति बढ़े, भुला दे सब हेकड़ी। तो घी में उम्र छिपी हुई है। आयुर्वेद महर्षियों ने हजारों साल पहले ही कह दिया, गुड़े रोगा, गुड़ में रोग छिपे हुए हैं, चीनी खाओगे शक्कर खाओगे रोग छिपे हुए। अनुराग जी, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि आयुर्वेद की चर्चा खूब होती है, हर बार नए संकल्प लिए जाते हैं, लेकिन जिस तरह आयुर्वेद को सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान क्या मिल पाया, मैं इस पहलू को समझना चाह रहा हूं। प्रोफेसर अनूप जी, ये जानना चाहूंगा आपसे कि जब भी आयुर्वेद की बात होती है तो देश में भी एक डॉक्टरों की लॉबी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी एक लॉबी है जो ये सवाल उठाती है कि आयुर्वेद जो है वो शोध पे आधारित पद्धति नहीं है, वैज्ञानिक पे आधार पे पद्धति नहीं है, चिकित्सा पद्धति नहीं है। ये आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? मैं इस बात में आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ये बहुत बार प्रचारित होता है और दुष्प्रचार किया जाता है कि आयुर्वेद वैज्ञानिक विधा पे आधारित चिकित्सा विज्ञान नहीं है। मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं, और क्योंकि मैं ये हमारा संस्थान ही इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद है और यहाँ सालों से मीन्स 50 साल से ज्यादा भी समय से यहाँ आयुर्वेद पे संशोधन हो रहा है, और अब तक आयुर्वेद की जितनी विधाओं पे संशोधन किया गया है और वो जो ग्रंथों में लिखा है वो 100% वैज्ञानिक तरीकों से भी सही पाया गया है। सवाल ये है कि बहुत बार ये होता है कि आधुनिक जो शोध पद्धतियां हैं ये बहुत बार आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं होती, और वो टूल्स को उपयोग करके अगर आप शोध करना चाहेंगे तो हो सकता है कि आपको परिणाम न मिले। तो आयुर्वेद में जो लिखा है उसको रिसर्च के टेबल पे लाने के लिए, उसको उस प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए और उसको वैज्ञानिक ढंग से साबित करने के लिए उसके लिए एक अलग से रिसर्च पद्धति को, रिसर्च मेथोडोलॉजी को डेवलप करनी पड़ेगी। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको देना चाहूंगा कि बहुत पहले एक रुमेटॉइड आर्थराइटिस पे रिसर्च हुआ था, जिसको आमवात या वातरक्त कहा जाता है, और उसका मिथोट्रेक्सेट के साथ कंपैरेटिव स्टडी हुआ जी, और वैद्यों को कहा गया कि आप जो ट्रीटमेंट देते हैं वो दीजिए, और कंट्रोल ग्रुप में मिथोट्रेक्सेट रखा गया और वो जिसको गोल्ड स्टैंडर्ड मानता है डबल ब्लाइंडिंग मेथड से किया गया, और 9 महीने के अंत में ये पाया गया कि जो आयुर्वेद से ट्रीटमेंट होती है इज इक्वली इफेक्टिव टू द मिथोट्रेक्सेट, और मिथोट्रेक्सेट के जो दुष्परिणाम है वो आयुर्वेद के ट्रीटमेंट में नहीं थे। तो इस तरह से आप इतने सारे औषधि कोविड में भी पाए गए कि बहुत सारे परिणाम मिले जी, और बाकी सब जो साइंटिफिक रिसर्च होते हैं उसमें सब में वो इफेक्टिव पाया गया है। तो इतने सारे पेपर अब तो पब्लिश हो रहे हैं और वो भी पबमेड और पीयर रिव्यू जर्नल में स्टैंडर्ड रिसर्च हो रहा है और बहुत सारी जगह संशोधन हो रहा है। तो ये बात है ही नहीं, कोई देखना नहीं चाहे वो अलग बात है, अदरवाइज देयर आर प्लेंटी ऑफ रिसर्च पेपर्स आर अवेलेबल ऑनलाइन, एंड हर जगह ये साबित हुआ पड़ा है कि आयुर्वेद की जो विधाएं हैं वो संपूर्ण तरीके से वैज्ञानिक तरीके से सत्य है। और आयुर्वेद इतना विशाल है कि हर चीज को अगर आप साइंटिफिकली प्रूव करने जाओ तो शायद सदियां कम है। और दूसरी एक बात भी है, मैं यहाँ कार्ल जूंग का एक फ्रेज है वो कोट करना चाहूंगा और मेरी बात खत्म करूंगा कि एब्सेंस ऑफ एविडेंस डज नॉट मीन एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस। आपके पास किसी चीज का अगर सबूत नहीं है उसका मतलब ये उस बात का सबूत नहीं है कि नहीं है जी। तो आयुर्वेद में जो चीजें साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुई है उसका मतलब ये नहीं है कि वो वैज्ञानिक नहीं है, वो भी वैज्ञानिक है, क्योंकि जितनी चीजों को वैज्ञानिक कसौटी पे लिया गया वो खरी उतरी है। तो उसका मतलब ये है कि आगे भी जो चीजों को आप वैज्ञानिक कसौटी पे ले आओगे वो खरी उतरेंगी। तो ये तो एक बिल्कुल है मेरे हिसाब से, और वो ये मिथ्या प्रचार है, मैं ये मानता हूं। बिल्कुल अनुप जी। प्रोफेसर महेश जी, असल में सवाल ऐसे इसलिए उठते हैं क्योंकि ये कहा जाता है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, एक लॉबी कहती है इस बात को कि जो आयुर्वेद है उसमें जो गंभीर रोग हैं उसका इलाज या तो है नहीं
या बहुत ज्यादा असरकारक नहीं है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा ये कहना है कि या तो जो व्यक्ति आयुर्वेद के अनुसंधान से ज्यादा अवगत नहीं है जी, या जिन्होंने आयुर्वेद के जो इंस्टीट्यूशन है जहां पर साइंटिफिक वे में रिसर्च किया जाता है उनमें अधिकतम गए नहीं हैं, तब तक वो ये बात कह सकते हैं। पर जब वो आयुर्वेद के अनुसंधान को, रिसर्च पेपर को अगर देखेंगे, अभी कोरोना काल में जो हमारा कोरोना के ऊपर वर्क हुआ उसको हाईएस्ट इंपैक्ट फैक्टर जो जर्नल है उसने पब्लिश किया है, और वो तभी पब्लिश कर सकता है जब उन्हें पता है कि पूरा साइंटिफिक वे में हुआ है। तो मेरा यही कहने का है कि आजकल वेबसाइट पे, पबमेड में, सभी जगह आयुर्वेद के जो रिसर्च है वो पब्लिश हैं, हर एक व्यक्ति उनको थोड़ा देखें। और जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर है, नेशनल इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट जो ITRS जामनगर है, ऐसे इंस्टीट्यूशन को व्यक्ति अगर एक बार देखता है तो उसके बाद उसका कहना चाहिए कि ओपिनियन ही बदल जाता है। वो कहता है कि मुझे अभी तक पता ही नहीं था कि आयुर्वेद में इतना कुछ होता है। तो ये जो लोगों का ओपिनियन उनका है जिनको आयुर्वेद के अनुसंधान के बारे में, उनके चिकित्सालयों के बारे में पता नहीं है। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आज आयुर्वेद के लिए जब अगर हम देखें तो इन इंस्टीट्यूशन में ऑन्कोलॉजी की ओपीडी है। आज हम मानते हैं कि कैंसर जो है उसका इलाज करना बड़ा मुश्किल रहता है, आज आयुर्वेद के संस्थानों में ऑन्कोलॉजी, कैंसर के लिए स्पेशल ओपीडी है। छोटे बच्चों में सबसे ज्यादा जिसको कहना चाहिए कि ठीक नहीं कर पाते, सेरेब्रल पाल्सी CP के पेशेंट जो रहते हैं, आप आयुर्वेद के इंस्टीट्यूशन में देखिए उनका इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है कि पेशेंट बोलता है कि अभी तक मेरे को मतलब उनको खुद को उम्मीद नहीं थी कि आयुर्वेद में इतने अच्छे परिणाम मिल जाएंगे। चाहे वो अर्थराइटिस हो, ये जो भी क्रॉनिक डिसीज है, लिवर डिसऑर्डर्स हो, आजकल सभी डिजीज जो है उनमें आयुर्वेद की चिकित्सा के अच्छे परिणाम हैं, और उन परिणामों को साइंटिफिक वे पर एविडेंट उनका एविलेशन कर करके और उनको एविडेंस बेस्ड में पेपर के रूप में पब्लिश है। इसलिए आप कह सकते हैं कि नहीं, आयुर्वेद में जो अनुसंधान होता है वो पूरा प्रामाणिक है और उनके ऊपर पूरा विश्वास किया जा सकता है। जी, और हमने देखा भी कोरोना संक्रमण काल के दौरान आयुर्वेद का असर देखने को मिला, दुनिया ने उस असर को देखा। लेकिन अनुराग जी, एक बात और मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि अक्सर सवाल उठता है, क्या हर्बल और आयुर्वेद एक ही है या इसमें कुछ अंतर है? तो हर्बल और आयुर्वेद एक ही है। आयुर्वेद के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक हर्बल है, एक मिनरल है। तो आयुर्वेद तो एक ही है, क्योंकि ये सब औषधियां हैं, औषधियों के प्रकार हैं, जिनसे लोग ऐसा सोचते हैं कि इनमें अंतर नहीं है। आयुर्वेद के हिस्से हैं, आयुर्वेद के अंग हैं ये। जी, और अगर बात आयुर्वेद की जो इस समय स्थिति है वैश्विक स्तर पर या देश में, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, दुनिया भर में सब, पूरे विश्व इन दिनों आयुर्वेद की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहा है। आयुर्वेद भले ही लैब टेस्टेड नहीं है, लेकिन टाइम टेस्टेड है, हजारों सालों से ये चलता आ रहा है ना। आयुर्वेद का इतिहास बहुत पुराना है, ब्रह्मा जी के मुंह से ये निकला है। मोटापा, BP, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, किडनी फेल्योर, थायराइड, माइग्रेन, ये सारी जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, इन पर पूरी दुनिया में कोई बहुत अच्छा इलाज नहीं है। आयुर्वेद के अलावा कोई समाधान नहीं है दुनिया भर में इस पे। इसीलिए आयुर्वेद इतना लोकप्रियता के शिखरों पर इन दिनों है। जी, आयुर्वेद जी बिल्कुल। अनूप जी, बात अगर मैं ये समझना चाहूं कि वैश्विक स्तर से जो आयुर्वेद का असर है, खासतौर से जो इसका आर्थिक पक्ष है, उसको भी मैं समझना चाहूंगा कि पिछले 7 वर्षों में 6 गुना बढ़ा है जो आयुर्वेद से संबंधित कारोबार है। दवाओं का जो कारोबार है, आयुर्वेद संबंधी जो कारोबार है, वो 6 गुना बढ़ा है और $3 बिलियन से $18 बिलियन का हो गया है। 2047 तक आयुष क्षेत्र में 50 गुना वृद्धि करने का संकल्प है, लक्ष्य रखा गया है। आप कैसे देखते हैं जो भविष्य आयुर्वेद का है उसको, और जो उसका आर्थिक पहलू है उसे आप कैसे देखते हैं? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। एक्चुअली ये वास्तविकता है, और ये जो आयुष मंत्रालय की ओर से प्रोजेक्शन हुआ है और 2047 का हुआ है, ये सिर्फ आकलन या जिसको एक मियरली ये कहें कि ये एक अपेक्षा है, ऐसा नहीं है, पर वास्तविकता में ये हो सकता है। क्योंकि आप समझिए कि जब 7 साल में ही ये 6 टाइम बढ़ना वो कोई छोटी बात नहीं है। और विश्व अब एक तो छोटा विश्व हो गया है ड्यू टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो उस वजह से विश्व पूरा एक बाजार हो गया है। और आजकल दुनिया में लोगों को इससे मतलब नहीं है कि कौन सी पैथी है, उनको ये मतलब है कि किससे हमारा
दर्द ठीक हो सकता जी। है, हम किससे स्वस्थ हो सकते हैं। और आज तक ये था जो एलोपैथी साइंस है, मैं किसी साइंस का क्रिटिक नहीं हूं, पर वहां क्या है कि मोर फोकस इज ऑन ऑन डिसीज, नॉट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ द हेल्थ। तो अब आफ्टर कोविड दुनिया ये समझने लगी है कि मेंटेनेंस ऑफ द हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट। और वो जब मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ की बात आती है, प्रिवेंशन ऑफ द हेल्थ की बात आती है, तो आयुर्वेद इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन दैट एरिया। और ये विश्व अब समझने लगा है, और इसलिए आयुर्वेद विश्व की ओर देख रहा है। अब आयुर्वेद में ऐसी चीज है, ऐसी ऐसी विधाएं हैं, न मात्र औषधियां पर बहुत सारी चीजें कि आदमी को लाइफ टाइम स्वस्थ रख सकती है, या डिसीज हुआ भी तो इजीली कंट्रोल हो सकता है, जी। उस पोजीशन में रख सकती है। तो ये आयुर्वेद में एक क्षमता है। और आपने जो पिछला प्रश्न पूछा था वो ये था कि लोग साइंटिफिक नहीं मानते या ऐसा भ्रम फैलाते हैं, तो उसमें मैं ये एक अनुज जी, एडिशन लोग करना ने चाहूंगा कहा कि एक लॉबी है, एक लॉबी है जो इस तरह के सवाल हाँ उठाती जी, है। हाँ जी। हाँ जी। तो वो एक तो ये एक लॉबी पर्टिकुलर कहती है, और उसमें कारण ये भी हो सकता है कि बहुत बार ये भी होता है कि लोग नासमझ में बहुत सारा हाइप कर देते, क्योंकि आयुर्वेद में भी बहुत सारी चीजें ऐसे लिखी है कि ये नहीं हो सकती थी, तो वो नहीं हो सकती। तो अगर सही वैद्य के पास गए और वो कहेगा कि ये नहीं हो सकता, पर आयुर्वेद में जो ठीक हो सकता है वो पक्का साइंटिफिक है। और इसलिए जो कोई कोई लोग कहीं कहीं, मैं ये भी एक्सेप्ट मैं करना चाहूंगा जी। कि नासमझी में, या जो लोग आयुर्वेद नहीं पढ़े हैं और ऐसे भी लोग आयुर्वेद का क्लेम करते हैं, तो वहां से भी ये कई कई बार ये समझ फैलती है। पर इन टोटो ये पक्का है कि आयुर्वेद साइंटिफिक है, और इसीलिए अभी विश्व में वो इतना जोर से एक्सेप्ट हो रहा है। जी बिल्कुल। और नॉट ओनली इन द डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्री में यूएस, जापान, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह से जो इनपुट्स आ रहे हैं और जो जिस तरह से वो जुड़ रहे हैं। एक सादा उदाहरण मैं उसके लिए दूंगा कि अभी WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो कि जामनगर में स्थापित जी। हुआ, तो विश्व भर की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उनका सेंटर WHO का भारत में आया है। तो ये दिखाता है कि भारत ने आयुर्वेद के माध्यम से वैश्विक आरोग्य के कर्ताहर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया है और लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। जी। और इसलिए मैं देख रहा हूं कि आयुर्वेद का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। जी महेश जी, दो सवाल मेरे आपसे हैं। एक तो बात जब हम आयुर्वेद की दवाओं की करते हैं, क्योंकि हम बात अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, वैश्विक स्तर पे आयुर्वेद की स्थिति कैसी है इस पे भी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आयुर्वेद की दवाओं की गुणवत्ता को लेकर अक्सर चर्चा सुनने को मिलती है, कुछ सवाल उठते हैं। गुणवत्ता के लिहाज से आप आयुर्वेद की दवाओं को कैसे देखते हैं? खासतौर से जो वैश्विक मानक की बात होती है, वैश्विक मापदंडों की बात होती है, उस पहलू को आप कैसे देखते हैं? और साथ ही आयुर्वेद और पर्यटन चिकित्सा एक पहलू ये भी उभर के सामने आ रहा है, खासतौर से केरल और गोवा की अगर मैं बात करूं। देखिए, ऐसा है कि आज जो भी औषधियां मार्केट में आती है जी। उसके जो पैरामीटर फिक्स किए गए हैं, उन पैरामीटर पर उनका परीक्षण करने के बाद ही उनका जो है मार्केट में वो आती है। तो इसलिए आज ये कहना GMP सर्टिफाइड मेडिसिन रहती है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जो रहती है, तो प्रमाणीकरण होता है, उनका मानकीकरण होता है। तो इसलिए आज जो भी औषधियां हैं वो बिल्कुल साइंटिफिक है, प्रमाणिक है, स्टैंडर्ड की है। हाँ, किसी जमाने में जब व्यक्ति प्रैक्टिस करता था, कोई व्यक्ति अपने वहीं पे कुछ पाउडर या वो बनाता था, हो सकता है उस समय जो है उन मानकों को वो फॉलो नहीं करते हो, लेकिन अभी जो औषधियां मिलती है पूरी प्रमाणिक है। और जहां तक बात वैश्विक की बात आती है कि जब तक वो प्रमाणिक औषधियां नहीं होगी हम बाहर उनको भेज ही नहीं सकते हैं। अभी एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि अश्वगंधा का कैंपेन शुरू किया गया था। अश्वगंधा के क्या क्या गुण हैं, किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, तो यूके में और यूएस में, इन दो कंट्री में अगर आप देख लें तो टॉप मोस्ट जो 5 मेनली जो फूड सप्लीमेंट हैं उनमें अश्वगंधा है। और उसका जो प्रचलन है कम से कम पिछले 5 साल में 10 गुना अधिक बढ़ चुका है। मतलब इतना ज्यादा निर्यात भारत से उनका हो रहा है। तो आज पूरा विश्व आयुर्वेद की औषधियों पर विश्वास कर रहा है, उसके परिणाम के ऊपर विश्वास कर रहा है, और इसके लिए भारत सरकार भी पूरा प्रयास कर रही है कि आयुर्वेद की औषधियों का ज्ञान हर व्यक्ति को हो। और इसीलिए हमारे यहाँ पर एक NMP नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है कि लोगों को अच्छा कल्टीवेशन, अच्छी औषधि
औषधियां उगाएं, उसके लिए प्रेरित कर रहा है, उसके लिए उनको कई प्रकार के जो है वो सहयोग प्रदान कर रहा है। तो कई लेबोरेटरियां हैं हमारे टेस्टिंग की, तो औषधियों का परीक्षण किया जाता है। इवन यहाँ तक कि जो हमारे एमडी और पीएचडी के स्टूडेंट हैं वो जब रिसर्च वर्क करते हैं, जो भी कोई वो प्रोजेक्ट लेते हैं, उसमें भी वो जो मेडिसिन लेते हैं उस इंग्रेडिएंट का पूरा ही परीक्षण किया जाता है, उसका स्टैंडर्ड देखा जाता है कि जो औषधि है ये स्टैंडर्ड पैरामीटर पर सही है कि नहीं है। तो आज आयुर्वेद की सभी औषधियां पूरे पैरामीटर के आधार पर मेडिसिन बनाई जाती है, इसलिए उनका प्रयोग बिल्कुल निश्चित रूप से किया जा सकता है। और यही वजह है कि दुनिया में पिछले करीब 7-8 वर्षों में आयुर्वेद का तेजी के साथ प्रचार प्रसार हुआ है। दुनिया के तमाम देशों में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति, जो भारत की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है, उसको अपनाया जा रहा है, स्वीकार किया जा रहा है। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।